नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका कि संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक उल्लेख किया गया है। पहले देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त निकाय है, जिसे हम ऑटोनॉमस भी बोलते हैं, और संविधान में इसे एक अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। और इसका जो मुख्य काम है वो दो ही काम है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और राज्य में जो विधानसभा होती है उनका चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। इन सभी का इलेक्शन करवाना ये किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग के। आगे यदि हम बात करेंगे चुनाव आयोग के बारे में, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यानी कि संविधान में किस तरह इसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान के जो भाग 15 है उसमें बोला गया है कि भारत के लिए एक चुनाव आयोग होगा, या फिर आर्टिकल जो 324 से लेकर 329 का जो उल्लेख है वो भाग 15 में है। यदि क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन का संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो वहाँ उस स्थिति में हम क्वेश्चन को बता सकते हैं भाग 15 में। जो इसकी स्थापना है चुनाव आयोग की, वो 25 जनवरी 1950 में, जब संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उससे एक दिन पहले इसकी स्थापना की गई थी। संविधान का जो अनुच्छेद है 324 से लेकर 329, इनके बीच में क्या क्या बोला गया है कि आयोग की जो सदस्य के कार्य होंगे, उनकी नियुक्ति होगी, जब उनका कार्यकाल होगा, जब उनकी पात्रता क्या होगी, ये सभी किसमें मेंशन किए गए हैं? आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में। अब चुनाव आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देखते हैं, उनमें क्या क्या उल्लेख किया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 324 के बारे में। इसमें क्या है पढ़ते हैं पहले तो। निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये सब कौन करेगा? चुनाव आयोग। लेकिन इसमें एक चीज़ और साथ में छुपी हुई है। जब चुनाव आयोग का जो पद या नियुक्ति है वो भी आर्टिकल 324 के तहत ही की जाती है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। और संविधान में स्पष्ट बोला है कि जो विधि संसद बनाएगी उसी विधि के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। लेकिन संविधान ने अभी लेकिन संसद ने ऐसा कोई भी कानून अभी नहीं बनाया, या फिर कोई भी ऐसी समिति नहीं बनाई जिसके तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करे। अभी राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम कर रहा है? अभी राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। वही एक अपने पसंद के लोगों को मुख्य चुनाव आयोग या मुख्य निर्वाचक आयोग की नियुक्ति कर देते हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 325 में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर जो निर्वाचक नामावली होती है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो दो तरह की निर्वाचक नामावली यानी कि जो नाम की जो लिस्ट होती है उनको तैयार करता है। लोकसभा के लिए अलग करता है और राज्यों के लिए अलग करता है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि एक देश एक चुनाव की बात चल रही है। ठीक है, वो इन्हीं चीज़ों की एक ग्राउंड्स उसमें ये भी है कि जो निर्वाचक नामावली अलग अलग बनाना पड़ता है, राज्य के लिए भी और स्टेट के लिए भी। जबकि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सबके के लिए बनती है एक बार, फिर राज्य के लिए क्यों बनाना है? ठीक है, वो एक अलग बहस हो जाएगी, उसको हम बाद में बहस करेंगे। बट यहाँ यह है आर्टिकल 325 में कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर इनके साथ हम निर्वाचक नामावली में जो उनका नाम आना चाहिए उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, मतलब उसका नाम हटाएंगे नहीं इन ग्राउंड्स पे, यदि वो एक बहस का मताधिकार है तो। आर्टिकल 326 में लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाओं के लिए चुनाव होते हैं उसके लिए जो 18 वर्ष की जो आयु तय की गई है वो सभी मताधिकार अपना वोट डालने का अधिकार रखते हैं। आर्टिकल 326 के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उनका वोट लिया जाए। इसमें एक बात और मैं बता दूं, इसमें कुछ ग्राउंड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि अनिवास, मतलब एक स्थायी निवास नहीं है। यदि मैं यहाँ रहता हूँ गुना में, यदि मैं दिल्ली चला जाता हूँ तो मैं वहाँ पे अपना वोट नहीं डाल सकता। और चित्त अभिकृति, मतलब जो
मेंटली डिस्टर्ब है वो भी नहीं कर सकता, और अपराध या भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग जो घोषित किए गए हैं बाय चुनाव आयोग, वो ऐसे लोग मतलब चुनाव या वोट डालने के लिए उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है, तो वो क्या करेंगे, वोट नहीं डाल पाएंगे। आर्टिकल 327 की बात करते हैं। विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति या विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में जो संसद की जो शक्ति है, वो शक्ति दो प्रकार की है। जिस तरह मैं आपको बताऊँ, एक तो जो नामबली है, निर्वाचन नामबली, उसको किस तरह तैयार करना है ये कौन तय करेगा, संसद तय करेगी। लेकिन तैयार कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। दूसरी बात जो है वो है आपकी निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन। जो परिसीमन है, परिसीमन हमें किस तरह किस क्षेत्र को कहाँ ऐड करना है, कहाँ घटाना है, ये परिसीमन का जो विधि है, जो कानून है परिसीमन का, वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। संसद ही चुनाव आयोग को आदेश देगी फिर कि आप परिसीमन कीजिए। तो आर्टिकल 27 में परिसीमन और निर्वाचन नामावली जो तैयार होती है, वो जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास। संसद जो विधि बनाएगी उसके ही तहत ये दोनों कार्य होंगे। आर्टिकल 328 को जो है वो आर्टिकल 327 का एक्सपेंड है, मतलब जो जिन कामों को संसद नहीं कर सकती वो काम 328 के तहत राज्य विधानमंडल करेंगे। आई बात समझ में। जो काम मैंने आपको बताए, चाहे वो परिसीमन हो, आयोग हो, या फिर निर्वाचक नामवाली हो, जो काम संसद नहीं कर सकती, ये संसद के बाहर है। जैसे हमारे पास 3 लिस्ट हैं, एक तो राज्य सूची, संवर्ती सूची और केंद्रीय सूची। इन तीनों, जैसे केंद्र का जो काम है उसमें उसका काम नहीं है, जैसे निर्वाचक नामवाली है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो निर्वाचक नामवाली की राज्य सरकार के पास है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो राज्य केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार उन पर काम कर लेगी, लेकिन बाद में यदि राज्य सरकार को जरूरत पड़े, नहीं है मुझे कुछ फेर बदलाव करना है, तो वो आर्टिकल 328 के तहत कर सकती है। ठीक है। अच्छा, संवर्ती जो राज्य शक्तियों का विभाजन है, जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची, इन तीनों का उल्लेख संविधान की अनुसूची किस में किया गया, 7वीं अनुसूची में। 28 का जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उस फैक्ट के बारे में बता देता हूँ। एक केस है आपका शरद त्रिपाठी बनाम भीष्मा शंकर, 2012 में ये केस हुआ था। ये केस किस लिए हुआ था, ये केस हुआ था जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, यदि हम कोई उसमें कोई एक न्यूनतम योग्यता रखते हैं, न्यूनतम योग्यता रखते हैं, तो क्या होगा पता है आपको। तो ये होगा, क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, तो लोकतंत्र में सभी की सहभागिता अनिवार्य है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। राजनीतिक अधिकार को, क्योंकि हमारे जो मूल अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। जब राजनीतिक अधिकारों के तहत चुनाव लड़ने का अधिकार भी है और चुनाव मतलब मत देने का अधिकार भी है। तो जब इसका जजमेंट आया तो चुनाव लड़ने के जो अधिकार की जो प्रकृति है उसमें स्पष्ट बोला गया है कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ना कि राजनीतिक अधिकार। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के आने के बाद हो सकता है आगे जाके कि जो नेता हैं उनके लिए भी कुछ योग्यता घोषित कर देगा, न्यूनतम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। आर्टिकल 329 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 329 में जो चुनाव आयोग, इसमें कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब किन किन चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं होगा वो देखते हैं। जब परिसीमन आयोग का जो गठन होता है या फिर जो परिसीमन होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरी बात, जो निर्वाचक नामावली तैयार होती है उसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। 2 ग्राउंड है बस, एक तो निर्वाचक नामावली और परिसीमन, इन दोनों के आधार पर कोई भी न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन की जो संरचना है किस तरह बनाई गई है। तो मूल रूप से जो हमारा संविधान जब बनाया गया था तो उस समय जो चुनाव आयोग के जो कुल मेंबर थे वो सिर्फ 1 मेंबर था चुनाव आयोग में। लेकिन 1989 में जो चुनाव आयोग सब में जो संशोधन लाए गए उसमें 3 सदस्यीय बना दिया गया इसको, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयोग और 2 अन्य चुनाव आयोग होते थे। ठीक है। इस आयोग का जो सचिवालय है
उस सचिवालय को नई दिल्ली में स्थापित किया गया। अब राष्ट्रपति क्या करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयोगों की नियुक्ति करता है। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी है, आपको मैं समझाता हूँ किस तरह। क्योंकि जिस तरह हम कैग की नियुक्ति करते हैं, कैग की नियुक्ति में भी क्या बोला गया था कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा उनको, ठीक है, जो जिस तरह संसद कानून बनाएगी, इसमें भी यही बोला गया कि संसद जो कानून बना देगी उसी विधि के तहत राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा। बट संसद ने अभी तक कोई कानून बनाया नहीं, ना ही कोई समिति बनाई गई, ना ही कोई कॉलेजियम बना गया। यदि ऐसी चीज़ बना दी जाता तो उनकी नियुक्ति थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ये संदेहास्पद नहीं होती इनकी नियुक्ति। जिस तरह अभी कैग में जो मुर्मू हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, पहले जो उपराज्यपाल है, उनको उनकी नियुक्ति संदेहास्पद है। मतलब कहने का मतलब जो है वो उनकी जो नियुक्ति है, इसमें कहा जाता है कि भाई राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर या फिर कैग बनाता है वो अपने किसी करीबी पर्सन को बनाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो नियुक्ति है वो स्पष्ट डिफाइन नहीं है ना संविधान में, ना कोई समिति है कि भाई अब इसमें सिंगल पर्सन का डिसीजन है। और सिंगल पर्सन का डिसीजन है तो प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 74 में स्पष्ट बोला गया है ना, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह एवं सहायता पे काम करेगा कौन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कैसे काम कर, राष्ट्रपति का हर एक काम किसकी सलाह और सहायता पे होता है, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री पे, तो वही काम करेगा ये। तो इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है, ये तीनों इलेक्शन कमिश्नर होगी, वो नियुक्ति भी किस प्रकार का संदेहास्पद होती है हमेशा। इसीलिए उन पर उंगलियां उठती है कि आप गवर्नमेंट का फेवर कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ही उन पर बिठाती है ना उन पदों पर। और आगे देखें, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और जो कैग, सुप्रीम कोर्ट का जज और इलेक्शन कमिश्नर, इन तीनों को जो प्रिविलेज है वो सेम मिलती है। कैसे, चाहे इनकी सैलरी हो या मिलने वाले इनको लाभ जो है, वेतन भत्ते वगैरह, सभी का सेम है तीनों का। और तीनों को जो हटाने का प्रोसीजर है वो भी सेम होगा, आगे देखेंगे। मुख्य चुनाव आयोग को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। अभी जो बोला था वही है, ठीक है। अब हम प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को हटाने का तरीका क्या है। मैंने आपको ये पहले भी बोला है कि उच्चतम न्यायालय के जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या, इन सभी को 2 ग्राउंड्स के आधार पर आप हटा सकते हो। एक तो दुर्व्यवहार और एक होता है इनकैपेसिटी, या तो इनका अच्छा व्यवहार ना हो, ठीक है, और या इनकी क्षमता ना हो काम करने की। तो इन ग्राउंड्स पे आधार पर संसद क्या कर सकती है, एक प्रस्ताव लाकर, वो प्रस्ताव किस प्रकार का होगा, महाभियोग नहीं होगा, महाभियोग जैसा प्रस्ताव होगा, जिसको हम महाभियोग नहीं बोलेंगे। महाभियोग सिर्फ हम राष्ट्रपति के लिए लाते हैं। इम्पीचमेंट मोशन जो होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया बोलते हैं इसको, या महाभियोग जैसे प्रस्ताव बोल देंगे, ये बोलेंगे, महाभियोग नहीं बोलेंगे। तो ये महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाकर इनको हटा सकता है। वो भी जो हाउस में टोटल जो मेंबर्स होंगे उनका 2/3, 2/3 वोटिंग होगी, ठीक है। आगे यदि हम बात करें कि कार्य क्या क्या है, चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या है, तो चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो अवधि और समय पर चुनाव संचालन करना। चुनाव आयोग का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो समय पर चुनाव करवाना। ये नहीं कि 2 महीने लेट, 3 महीने लेट, 5 महीने लेट, दूसरी गवर्नमेंट को प्रिविलेज मिल रही, 1 महीने में पता नहीं कितना घोटाला कर दें कि हम तो जा ही रहे हैं। तो यदि समय पर चुनाव ना हो तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और ऐसे में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और दूसरा इनका जो काम है वो है इलेक्टोरल तैयार करना, यानी कि जो निर्वाचक नामावली होती है उसको तैयार करना, चाहे राज्य के लिए चाहे स्टेट के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम, ठीक है। ये राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, ये तो सबको ही पता होगा। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चुनाव आयोग से लिस्टेड होते हैं, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय पार्टियां भी होती है, वो भी चुनाव आयोग से लिस्टेड होते हैं। और इससे संबंधित विवादों को निपटने के साथ उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करते हैं। अब इसमें विवाद शब्द जब जोड़ा गया है तो विवादों में हम एक ही विवाद हमें याद है अभी तक, यूपी का, समाजवादी पार्टी का,
चाचा भतीजे में जब लड़ाई हुई थी तो चुनाव को लेकर बड़ी लड़ाई हुई थी कि भाई चुनाव जो चिन्ह है उनका उसके पीछे। तो उस विवाद में जो काम है वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था, क्योंकि काम किसका है, ये काम है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग करेगा। है बस ये चुनाव चिन्ह की जो विवाद है चुनाव चिन्ह को लेकर या पार्टी को लेकर, वो विवाद कहाँ सुलझेंगे, चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग का एक और महत्वपूर्ण काम क्या है, या तो संसद या फिर राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, या तो सांसद होगा या फिर विधायक होगा, उनको निर्वाचन के अयोग्य ठहराए जाने के मामले में सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। कहने का मतलब ये है, यदि सुप्रीम कोर्ट बोले और किसी संसद या विधायक पे कुछ आरोप लगते हैं इल्लीगेशन, मतलब कुछ उन्होंने कुछ गलत काम किया, तो उनका जो पद से हटाना है चुनने के बाद भी, भले वो मंत्री बन जाए या विधायक बन जाए या फिर सांसद बन जाए, पद पर बैठने के बाद भी यदि उनको हटाना है तो चुनाव आयोग की जो सलाहकार भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग ही तय करेगा कि इनको हटाया जाए या नहीं जाए। एक और महत्वपूर्ण काम क्या है चुनाव आयोग का, आचार संहिता को लागू करना। जिस दिन से चुनावों की घोषणा होती है उसी दिन से आचार संहिता भी लागू हो जाता है, जिसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। इसका दुरुपयोग यदि किसी ने किया, लेकिन दुरुपयोग तो होता ही है, ये नहीं कहते किसी ने किया, तो चुनाव आयोग ये कर सकता है कि हाँ, दुरुपयोग यदि किसी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उस पर कुछ समय के लिए बैन लगा दिया था, परमानेंटली नहीं होता है कुछ, ठीक है। वो एक पब्लिक में सिर्फ छवि खराब होती है उस टाइम पे। यदि चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है उसका यदि उल्लंघन होता है, वो बैन कुछ नहीं होता। राजनीतिक दलों के प्रति उम्मीदवार प्रचार खर्च और की सीमा के निर्धारित भी करता है। ये तो सबको पता है कि चुनाव आयोग एक निर्धारित कर देता है कि भाई आपको इतना पैसा खर्च करना है चुनाव में एक व्यक्ति को, लेकिन ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है, क्योंकि जो चुनाव आयोग की सीमा है वो 70 से लेकर 80 लाख के बीच में है, जबकि जो एक चुनाव में है या एक क्षेत्र में लगभग कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए आसानी से खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो दिखा इतना देते हैं कि चुनाव आयोग कुछ कर ही नहीं पाता। जब उनकी फंडिंग का पता नहीं चुनाव आयोग को, क्योंकि उनकी फंडिंग कहाँ से होती है उसकी निगरानी नहीं करता, तो कहाँ से उसको पता चला कि कौन कितना खर्च कर रहा है। आई नहीं बात समझ में। आगे हम देखते हैं कि भारत के लिए जो चुनाव आयोग का जो महत्व है वो क्या महत्व है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो 1952 से राष्ट्रीय तथा राज्यों के चुनावों को सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण काम है चुनाव आयोग का, क्योंकि जब से इसको बनाया, जब से चुनाव आयोग बनाए तब से इसकी जो निष्पक्षता है उस पर ये हमेशा खरा उतरा है। लेकिन आज के जो सिनेरियो है, जब से 2014 से वीवीपैट का यूज किया गया या फिर ईवीएम का यूज किया गया, तब से इसकी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं लगातार, और लोगों में इसकी छवि भी कमी हुई है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ यही बात करेंगे कि जो 1952 से जब चुनाव शुरू हुए आज़ाद भारत में, तब से इसकी निष्पक्षता आज तक उतार चढ़ाव देखे गए हैं। बट देखते हैं क्या होता है आगे। लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। लोगों की भागीदारी का मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण दूं कि जब असम में एक सिंगल व्यक्ति के लिए चुनाव आयोग एक वोट लेने के लिए पूरी कम्युनिटी को पहुंचा देते हैं। मतलब कहने का मतलब एक पूरा उनका सिस्टम होता है वोट लेने का। 4 लोग गए एक वोट लेने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति की भी कितनी भागीदारी है। और चुनाव आयोग को उस व्यक्ति का भी पता है जो कहाँ बैठा है, चाहे वो अकेला हो या ना हो। एक व्यक्ति का भी उसको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति छूटे ना उसकी तरफ से। अब आपकी इच्छा, आप देने जाओ ना जाओ। आगे यदि हम बात करें तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को अनुशासित करने की धमकी देने की हद तक चला गया था अगर पार्टियां आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को बनाए रखने में विफल रहती हैं। कुछ चुनाव आयोग जो होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, जिन्होंने ईमानदारी का चोला पहन के रखते हैं ना वो। बट लोकतंत्र में ऐसा नहीं कह सकते कि इनर डेमोक्रेसी हो
पार्टियों में ये तो बहुत मुश्किल दिखता है। आप चाहे बीजेपी में देख लो, आप चाहे आप कांग्रेस में देख लो, चाहे आप समाजवादी पार्टी में देख लो, चाहे आप आरजेडी में देख लो, किसी में भी देख लो, परिवारवाद समय के साथ आ ही जाता है। ठीक है, वो तो फिर भी वही चल रहा है, राजा महाराजाओं का ज़माना चल रहा है। बस यह है, अब राजा हार भी जाते हैं यदि जनता चाहे तो, लेकिन इनर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यदि इच्छा शक्ति सब कुछ करवा सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है राजनेताओं में कि इनर डेमोक्रेसी हो। इनर डेमोक्रेसी हो तो क्या कर सकते हैं फिर। अगला देखते हैं, यह उच्चतम स्तर की विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी, जवाबदेही, स्वायत्तता और व्यावसायिकता के साथ चुनाव आयोजित करती है। ये तो है, निष्पक्ष तो है, पारदर्शिता भी है। पारदर्शिता के लिए ये तो उन्होंने वीवीपैट का यूज किया है कि आप अपना वोट दीजिए और किसको वोट दे रहे हैं वो आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये तो बता ही दिया था कि ये स्वायत्त वोट ही है, आर्टिकल 324 में लिखा है स्पष्ट, और संवैधानिक भी है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। ओके, अगला, यह समावेशी, मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूलित वातावरण में चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों को भागीदारी सुनिश्चित करती है। यहाँ देखना आप, समावेशी, मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूलन वातावरण। मतदाता अनुकूलन मतलब कोई हिंसा की बात नहीं होगी यहाँ पे। हिंसा की बात इन द सेंस ऑफ मतलब जैसे बूथ कैप्चरिंग की जो बातें आती थी पहले, तो इनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता था अब कि भाई कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, जैसे 100 मीटर के दायरे में एक पूरा पुलिस फोर्स लगा दी जाती है, या फिर बूथ कैप्चरिंग जहाँ होती है वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स सीआरपीएफ वगैरह को भेज दिया जाता है। ये चीज़ें कौन सुनिश्चित करता है? चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है। और समय समय पर, अब तो पहले बहुत बूथ कैप्चरिंग होती थी लेकिन अब नहीं होती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो सिक्योरिटी का ध्यान रखा है लोगों की, या वोट जो पड़ रहे हैं उन मशीनों की, वो बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग हो चुकी हैं अब। चुनाव आयोग की समक्ष चुनौतियाँ। अब हम चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। यही चुनौतियाँ हैं जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं। हमने देखा है कि आजकल जो है वो राजनीति में कितना धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव है। आप संसद में जाके देखिए, लगभग 50% लोग आपराधिक प्रवृत्ति के बैठे हैं, और जिनमें 20 to 25% ऐसे लोग भी हैं जिन पे गंभीर आपराधिक मामले हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये संसद की एक रिपोर्ट जारी होती है हर साल, उसमें स्पष्ट लिखा है इसमें कि इस तरह के लोग संसद में बैठे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि अपराध करो और संसद में बैठ जाओ सीधा सीधा, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध जिसमें क्या हुआ कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति अपराध प्रवृत्ति का है और वो अपने लिए कानून बनाएगा, वो खुद ही अपराध कर रहा है। तो जिसमें क्या है, चुनाव आयोग इसमें गिरफ्तार देखने में असमर्थ रहा है। अब चुनाव आयोग क्या करेगा जब कानून ही ऐसे हैं इस देश में? तो उसका तो कोई, जब अपराध ही कानून, कहने का मतलब मेरा ये है, जब अपराध प्रवृत्ति का व्यक्ति संसद में बैठकर कानून बनाएगा तो वो अपने समर्थन में कानून बनाएगा या फिर लोगों के समर्थन में कानून बनाएगा? आप सोच के देखिए। आजकल जो बिल पास हो रहे हैं, ना तो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, नहीं चर्चा होती है, सीधा पास कर दिया जाता है। तो क्या है यही तो शो करता है ना लोगों को कि आप एक प्रोसीजर फॉलो ही नहीं कर रहे लोकतंत्र में, और फिर आप बोलते हो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। काय का लोकतंत्र है? चाइना है ना जिससे अच्छा। तो यहाँ एक पार्टी सिंगल रूल, उसी पार्टी के लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं, उसी पार्टी के लोग राजनीति भी कर लेते हैं, उसी पार्टी के लोग पब्लिक भी बन जाती है। आगे देखते हैं, जो अगला है चुनाव आयोग का, वो चुनाव आयोग का कहना है कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते। हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है हम पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करें प्रॉपर तरीके से, और नहीं हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम इनर डेमोक्रेसी को उन पर इम्पोज करें। ये चुनाव आयोग, यदि इन दोनों पे कानून बन जाए, इनर डेमोक्रेसी पे और पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने पर चुनाव आयोग का,
क्या आप इनको रेगुलेट करो, इनको गाइडलाइन दो कि आप ऐसा करो। ऐसा क्यों नहीं करेगी कोई भी पार्टी? संसद में कौन बैठा है? यही पॉलिटिकल पार्टी तो बैठी है। ये चाहेंगे कोई अपने ऊपर रूल करे? कोई नहीं चाहता आजकल। आजकल क्या, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई नहीं चाहता कि हम पे रूल करे। सब चाहते हैं कि हम पब्लिक पे रूल करें, तो पब्लिक पे रूल कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो इनर डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रेगुलेट क्यों कर पाएंगे? ऑब्वियसली बात है, नहीं कर पाएंगे। आगे यदि बात करें, हाल के वर्षों में एक धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यकारी की कम और स्वतंत्र बन रहा है, जिसने संस्था की छवि को प्रभावित किया। मतलब कहने का मतलब है, चुनाव आयोग का जो काम है वो अपने कामों से भटक रहा है। जिस तरह उस पर लगातार ईवीएम को लेकर जो सवाल उठते हैं, वो यही शो करते हैं, वो सवाल कि आप निष्पक्ष नहीं हो, आपकी जो नियुक्ति है वो निष्पक्ष नहीं है। जब नियुक्ति निष्पक्ष नहीं होगी तो हम वो सवाल उठाएंगे ना। जिस तरह हम सीबीआई पे उठाते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जिन लोगों पर इस तरह के जो सवाल उठते हैं, जो इस तरह की नियुक्ति होती है, उन पर हमेशा ही छुरी चलती है। आप कभी सुप्रीम कोर्ट के जज पर सवाल उठते हैं कि सरकार का फेवर कर रहा है? क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि हम एक कॉलेजियम है। उन्होंने अपना एक कॉलेजियम बना रखा है ना सुप्रीम कोर्ट ने। दैट्स वाई वहाँ सवाल नहीं उठते ना। अगले 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 पॉइंट पे चलते हैं। चुनाव आयोग के जो अन्य दो आयुक्त चुनाव आयोग में प्रमुख संस्थागत कमियों में से एक गैर पारदर्शिता और एक पीठासीन सरकार की पसंद पर आधारित होता है। कहने का मतलब जो है, चुनाव आयोग के जो दो अन्य होते हैं, वो एक तो संस्थागत की कमियों को दूर करने के लिए होता है, ठीक है, और एक होता है सरकार का पीठासीन अधिकारी। वो सीधी सी बात है, सरकार के फेवर में काम करेंगे। ईवीएम में खराबी है कोने और वोट दर्ज न करने के आरोप लगते रहते हैं, जो सामान्य जनता को संस्था से भरोसा दिलाते हैं। मतलब संस्था से जो भरोसा है वो कम करते हैं। जो ईवीएम के ऊपर लगातार जो क्वेश्चन होते हैं, भाई आप एक बात को एक बार बोलोगे तो फिर भूल जाओगे। लेकिन राजनीतिक पार्टी हर एक चुनाव में ईवीएम 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 चिल्लाती रहती है। तो ऐसे में तो सवाल तो उठेंगे ना, भाई आखिर ये सही भी बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। तो उसके लिए चुनाव आयोग को कुछ करना चाहिए। तो देखते हैं क्या किया चुनाव आयोग ने। जो ईवीएम है, अब हम इसको वे फॉरवर्ड बात करते हैं कि भाई आगे क्या कर सकता है चुनाव आयोग, या फिर संसद क्या कर सकती है चुनाव आयोग के लिए, या हम क्या सुझाव दे सकते हैं चुनाव आयोग के लिए। ये तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों का एक ही मतलब है। जो ईवीएम की जो कमियां हैं, उनको विवाद को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया, अब वीवीपैट का यूज कर दिया, ठीक है। अब यदि आप अपना वोट दोगे, ठीक है, तो उसमें आपका डिस्प्ले होगा। कर तो दिया, लेकिन अब इसको और बढ़ाना पड़ेगा, इसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। पहले इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम इसको कुछ जगह पे लगाएंगे, लेकिन अब जब जगह जगह से आप पे आरोप होंगे तो आप सभी जगह लगाओ ना, मोस्ट ऑफ द जगह लगाओ। यहाँ ऐसी शंकाएं होती है कि भाई यहाँ से हो सकता है ऐसी बात निकल के आए कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है चुनावों में, तो आप वहाँ लगाओ। आयोग की जो दूसरी रिपोर्ट थी, उसमें जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के बारे में एक कॉलेजियम सुझाया गया था, यानी एक समिति का गठन किया जाए, इस तरह एक सुझाव दिया था। वो सुझाव क्या है वो हम देखते। उसमें बोला था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पीएम अध्यक्षता करेगा, और जो एक कॉलेजियम होगा, ठीक है, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में सदस्य राष्ट्रपति के विचार के लिए सिफारिशें देंगे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, भले ये कॉलेजियम बना दिया, लेकिन नियुक्ति उसी व्यक्ति की होगी जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री चाहेंगे। क्यों? प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेगा, ठीक है। यदि इसमें बहुमत के आधार पर भी, क्योंकि वोट तो बहुमत के आधार पर ही होगा कि बहुमत के आधार पर ही सिद्ध होगा कि हमको किसको नियुक्त करना है। कैसे? प्रधानमंत्री, ठीक है, एक ही पार्टी के, लोकसभा अध्यक्ष एक ही पार्टी के, कानून मंत्री एक ही पार्टी के, 3 लोग हो गए। 2 लोग विपक्ष के हो सकते हैं, एक तो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो विपक्ष का ही होता है, और राज्यसभा में उपाध्यक्ष। अब आप समझ ही गए होंगे कि किसकी नियुक्ति होना है।
जो प्रधानमंत्री चाहेगा, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन सिग्नेचर के लिए। बट यहाँ स्पष्ट हो गया ना, तो कौन नियुक्त कर सकता है? तो कॉलेजियम में सिर्फ इसमें सिर्फ इस कॉलेजियम में सिर्फ ये हो सकता है कि जो दो अन्य जो सदस्य बच रहे हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, एक अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं कि भाई इन लोगों को नहीं बता सकते, तो वो पब्लिक में आएगा, है कि नहीं। जब मैं किसी, जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में 3 लोग होते हैं, 3 लोग, 2 की एक राय होती है और एक की अलग राय होती है। तो तीनों का अपने अपने मत देंगे ना कि भाई मैं यदि इनकी मना कर रहा हूँ तो किस लिए मना कर रहा हूँ। वो फिर पब्लिक में आएगा, तो उस ग्राउंड्स को देखेंगे। उससे क्या होगा, पब्लिक में जब आएगा तो हो सकता है ये भी निष्पक्ष क्या करें, नियुक्ति करें। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो पहले चुनाव कमिश्नर थे हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले कमिश्नर थे, वो थे सुकुमार सेन। और जो पहली महिला थी, जो नवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, उनका नाम है वीएस रामा देवी, ठीक है। और जो अभी जो है 2021 में, वो है सुनील अरोड़ा। और वीएस रामा देवी आई थिंक 1 महीने के लिए ही इलेक्शन कमिश्नर बनी थी, तो आप ये इस बात का भी ध्यान रखना।